हमारा साइंस का क्लास पाचन तंत्र पे रुक गया था, तो हम पाचन तंत्र से स्टार्ट करेंगे। आ, ये जो पाचन तंत्र की जो में क्रिया जो होती है, उसमें एंजाइम्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है, एंजाइम्स। ठीक है। और कुछ उन एंजाइम्स जो होते हैं इस पाचन तंत्र को क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं ताकि वो मशीन चल सके। तो एंजाइम यहाँ पे ईंधन का काम करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये जटिल पदार्थ है, वो किस में टूट जाते हैं, तरल पदार्थों में। ठीक है। ये जैसे प्रोटीन अमीनो अम्ल में, लिपिड्स फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, मंड ग्लूकोज में, और ये सारी चीजें सेम रहती हैं। पाचन तंत्र की बात कर ले तो पाचन तंत्र जो होता है उसको दो भागों में बांट के देखा जाएगा, एक आहार नाल के स्तर पे और जो पाचक ग्रंथियां हैं, जैसे ये आपका हार्ड कॉपी समझ लो और ये आपका सॉफ्ट कॉपी समझ लो। तो दो स्तरों पे। ठीक है। तो हम एक एक स्टार्ट करते हैं, ये दोनों इसके साथ चलेंगे। ठीक है। जो आहार नाल होती है वो 33 फीट लंबी आहार नाल होती है, जिसमें ये सारी चीजें रहती हैं, इसलिए 33 फीट लंबी हो जाती है। ये आपका मुंह से स्टार्ट होता है, मुख गुहा। ठीक है। वो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा ड्राइंग नहीं आता था, तो बस अपने समझने के लिए बनाया है। और फिर ये ग्रास नली है। ठीक है। ग्रसनी है, ग्रसनी ये। और ये वाली जो आपका है, ये वाला पोर्शन ये आपका है ग्रास नली। ठीक है। और ये जहाँ पे फेफड़ों को एक तरीके से वो मिलता है, आकार मिलता है, डायफ्राम कहलाता है। इन्हीं के पास में यकृत होता है, यकृत के पास में पित्ताशय रहता है, याद रखेंगे। पेट के पास में अग्नाशय रहता है। ठीक है। और पित्ताशय के में पित्तरस बढ़ा रहता है जो यकृत में बनता है, याद रखेंगे इस बात को। फिर आपका छोटी आंत बड़ी आंत शुरू हो जाती है, तो छोटी आंत जो है वो गृहिणी से शुरू हो जाती है और फिर बड़ी आंत आपके एनस का भाग के माध्यम से निकल जाता है। तो हम एक एक पढ़ेंगे आहार नाल में। सबसे पहले आंतों में देखेंगे तो छोटी आंत के तीन पार्ट हैं, डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। डीजीआई करके भी याद कर सकते हैं। दूसरा लार्ज आपका जो है बड़ी आंत इंटेस्टाइन जो है वो तीन भागों में है, सीकम, कोलन और मलाशय। ठीक है। याद रखेंगे। जीभ की संरचना बहुत बार से प्रश्न आता है, तो आगे वाली जीभ से आप मीठा और नमकीन देखते हैं। जब भी खट्टेपन का कुछ भी हो तो आप देखेंगे इधर पानी आना शुरू हो जाता है, तो वो खट्टा दिखाता है किनारों को। और बहुत तीखा जो होता है उसका स्वाद हमें पीछे से, मतलब पश्च से पता चलता है जीभ के। मुख गुहा की बात करेंगे। सबसे पहले मुख गुहा पढ़ लेते हैं। माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी, ठीक है, कहते हैं इसे। मुंह में तीन जोड़ी जो ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है। एक क्या है, सबलिंगुअल, सब मिक्सलरी और पैरोटिक। ठीक है। ये आगे आपको और मिलेंगे। ये तीन एंजाइम जो होते हैं इन ग्रंथियों से निकलता है, टाइलिन, माल्टोज और लाइसोजाइम। ठीक है। साथ ही साथ इसमें श्लेष्मा पदार्थ भी पाया जाता है ताकि भोजन जो है वो अच्छे से मिक्स हो सके। एक स्वस्थ शरीर में 1.5 लीटर लार निकलती है। अगर लार की प्रकृति पूछी जाती है तो प्रकृति आपकी अम्लीय होती है, पीएच 6.8। यहाँ मंड का पाचन होता है। ठीक है। ग्लूकोज एक तरीके से मुख गुहा में 3 से 40% स्टार्च का पाचन हो जाता है। ठीक है। स्टार्च का पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुख गुहा में। ग्रसनी, इसमें कोई पाचन नहीं होता है। इनकी दीवारों में एक श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है, उससे चिपचिपा पदार्थ निकलता है ताकि ये जो खाना जो कठोर होता है वो इस चिपचिपे पदार्थ में मिक्स हो जाता है खाना, तो आराम से खाना निगल के आराम से पेट में चला जाता है। ठीक है। तो आहार नाल में पहुंचता है। अब हम पढ़ लेते हैं आहार नाल में पहुंच गया अब खाना, अब क्या होगा, पेट में पहुंचने के बाद सबसे समय तक भोजन यहीं डला रहता है, 3 से 4 घंटे तक। क्यों? क्योंकि आमाशय की जठर ग्रंथियों से जठर रस धीरे धीरे निकलता है, फिर उसमें मंथन होता है। ठीक है। ये जठर रस हो गया। अब ये जठर रस क्या करता है, इसकी अम्लता की वजह से इसका 0.9 आप देखते होंगे। ठीक है। 0 से शुरू करके 7 और 7 से ऊपर ये ये आपका अम्लीय होता है, ये क्षारीय होता है, आपको पता होगा। अगर यहाँ से शुरू हो रहा है तो मतलब अम्लता बहुत हाई है, धीरे धीरे यहाँ अम्लता कम हो रही है, इसका मतलब क्षारीयता शुरू हो रही है। क्षारीयता यहाँ से शुरू हो रही है, इसका मतलब बहुत हाई क्षारीयता, और यहाँ तक जा रही है फिर, है ना, 9-10, तो इसका मतलब क्षारीयता कम हो रही है। तो यहाँ देखिए 0.9, मतलब 0.9 से शुरू हो रही है, मतलब बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे अम्लीयता, है ना, कि ऐसी कि वो किसी को भी गला दे। तो वो HCl के समान समझ लो, और HCl पाया भी जाता है। HCl द्वारा यहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मार दिया जाता है, वो एकदम मर जाते हैं एसिड की वजह से। ठीक। अब इस पेट में क्या होता है, दो एंजाइम निकलते हैं, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, और रेनिन क्या करता है, बच्चों में दूध वाला जो प्रोटीन होता है उसको पचाता है। प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन अमाशय में ही होता है, इस बात को याद रखेंगे पेट में। कार्बोहाइड्रेट का पाचन अमाशय में बिल्कुल नहीं होगा, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है।
छोटी आंत में जाते हैं। 22 से 23 फीट लंबी एक आंत होती है। ग्रहणी में सर्वाधिक पाचन होता है, क्योंकि आंत का जो फर्स्ट पार्ट होता है ना, मान लीजिए ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है और ये ऐसे ऐसे आंत होती है, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है आपका, तो यही ग्रहणी से स्टार्ट, 3 में हमने बोला था 3 में बटा होता है, तो पहला पार्ट ही ग्रहणी है, तो इसलिए स्टार्टिंग वाले पार्ट में सबसे ज्यादा पाचन हो जाता है। ठीक है, ग्रहणी में पित्तरस और आग्नाशी रस भोजन में मिल जाते हैं। ठीक है, दोनों यहीं पे मिल जाते हैं। इन रसों की वजह से खाना जल्दी पच जाता है, मतलब खाना का अच्छे से पाचन हो जाता है और ज्यादा। पित्तरस की बात करें, यकृत में होता है ये। ठीक है, पित्ताशय में भरा जाता है, यकृत में बनता है और कहाँ चला जाता है, पित्ताशय में मतलब जाके वहां संचित हो जाता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। ठीक है, पित्तरस का काम क्या होता है, ये वसा का इमल्सीकरण करता है, मतलब वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है। इसका पीएच देख लो 7.5, मतलब ये भी बस स्टार्ट ही हुआ है, तो इसलिए ये वसा को एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है अपनी क्षारकता की वजह से। अग्नाई अग्नाशय रस की बात करें, अग्नाशय में पाया जाता है, इसको पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं, क्योंकि ये एक साथ कितने कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, प्रोटीन का करता है, वसा का करता है, डीएनए, लगभग ज्यादातर चीजों का पाचन अग्नाशय रस की वजह से होता है, इसीलिए इसको पूर्ण पाचक रस। इसकी क्षारकता भी देखिए स्टार्टिंग वाली ही है, मतलब 7.5 से 8, मतलब सावन से शुरू होती है तो 0.5 से 0.8। ठीक है, बड़ी आंत की बात करें, इसका जो भाग होता है सीकम, वो सेल्यूलोज का बना होता है, याद रखेंगे। जानवरों में ये बड़ा होता है, मनुष्य में छोटा होता है, क्योंकि हम घास फूस नहीं खाते हैं, है ना। हमारे जानवरों में अपेंडिक्स होता है, अवशेषी अंग, जो हमारे में हो चुका है, क्योंकि हम घास फूस नहीं खाते तो उसका यूज नहीं है हमारे यहाँ, हमारे पेट में। पाचन इसमें बिल्कुल ना के बराबर होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जल और खनिजों का पाचन होता है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो हमेशा से इंपॉर्टेंट, मॉर्स अल्वा से हॉकी स्टिक बनती है और क्रिकेट बल्ला बनता है बिलो लकड़ी से। सब्जियों में विटामिन प्राप्त होते हैं, सब्जियों से हमें आयोडीन हमें लेमिनेरिया शैवाल से प्राप्त होता है। पके हुए अंगूरों में ग्लूकोज होता है। ये सब प्रश्न आए हुए हैं। अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, इससे इंसुलिन निकलता है। शरीर संतुलन में संबंधित संवेदांग जो है अंतःकरण है। कान के जो भाग है, एक बाह्य कर्ण होता है, मध्य कर्ण होता है, अंतःकरण। ठीक है, तो अंतःकरण जो होता है वही शरीर संतुलन में हेल्प करता है। मनुष्य का सामान्य तापमान जो होता है वो 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 फॉरेनहाइट। अगर इसको सूत्र फॉर्मूला बात की जाए तो C/5 F-32/9, इसको याद रखेंगे। एथलीट फूड कवक से फैलता है, कवक से होने वाली बीमारी ये है, दाद, खाज होगी, गंजापन हो गया, एस्परजिलोसिस, ये श्वसन सबसे संबंधित रोग है, और एथलीट फूड। अब बात कर लेते हैं मूत्र। सामान्य मनुष्य 1.5 लीटर मूत्र जो है उसका त्याग करता है। विटामिन सी इसमें पाया जाता है। 90% इसमें 95% जल ही होता है, 2% केवल यूरिया होता है, और अन्य 3% भागों में कार्बनिक अकार्बनिक तत्व ये सब पाए जाते हैं। इसका पीएच 6 से 7.5 होता है, ये भी क्षारीय होता है। ठीक है, और जो भी जैसे अकार्बनिक, जैसे आपका यूरोक्रोम होगा, जिसकी वजह से रंग इसका येलो होता है। कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, यूरिया पर क्रिया करते हैं, क्योंकि यूरिया 2% पाया जाता है टॉयलेट में, तो यूरिया पर क्रिया की इन्होंने, और इससे किसमें बदल दिया, अमोनिया में बदल दिया, जिसकी वजह से आप देखते होंगे कि जो भी ये होते हैं टॉयलेट वाले एरियाज होते हैं, वहां पे बहुत तीक्ष्ण गंध आती है। तो किस लिए, क्योंकि वो यूरिया किसमें बदल चुकी है, अमोनिया में। कुछ बैक्टीरिया ने उनको चेंज कर दिया है। लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं, अग्नाशय में अप्राल ग्रंथियों में पाया जाता है, ये बस ऐसा रखिएगा, इसको याद कर लीजिए। एक बार पूछा गया था कि अग्नाशय में लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं हैं वो कहाँ पाई जाती है, अग्नाशय में पाई जाती हैं। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग जो है क्रिटिनिज्म जो है, आयोडीन की कमी से होता है, इसमें बच्चे मंद बुद्धि के हो जाते हैं। वैसोप्रेसिन का एक कार्य, ठीक है, यूरिया का एक बार सूत्र पूछा गया H4N2O, याद रखिएगा। वैसोप्रेसिन का क्या होता है, एक हार्मोन है जो कि यूरिया में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है, कि यूरिया में कितनी मात्रा कैल्शियम की रहेगी और कितनी मात्रा कैल्शियम की नहीं रहेगी। और साथ ही साथ ये क्या करता है, पानी की भी देखता है कि कितना पानी हमारे शरीर में रहता है, और जो पानी की अधिकता होते है उसको आप टॉयलेट के माध्यम से निकाल दिया जाए, तो ना, तो ये सारा काम वैसोप्रेसिन करता है। थायराइड ग्रंथि के अल्प श्रावण से वयस्क में मिक्सीडीमा नाम का एक रोग हो जाता है। ठीक है, और मिक्सीडीमा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। भीम कायता और अग्रति कायता, है ना, ये सब मतलब बहुत जैसे खली वाली जो है, खली बहुत भीम कायता हो गया है, ये सब जो क्या है, पिट्यूटरी ग्रंथि का अतिश्रावण जब हो जाता है, ठीक है, तब उसमें क्या होता है, उस ग्रंथि से सोमैटोट्रोफिक हार्मोन एसटीएच हार्मोन निकलने लगता है, जिसकी वजह से वो अत्यधिक बड़े लगते हैं, भीमकाय लगने लग जाते हैं। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड,
बहिःस्रावी ग्रंथि, यकृत, और दूसरी सबसे बड़ी बहिःस्रावी ग्रंथि पूछी जाएगी तो अग्नाशय। देखिए अंतःस्रावी का मतलब क्या होता है और बहिःस्रावी का मतलब क्या होता है। अंतःस्रावी का मतलब होता है कि जो जहां जिस जगह जिसकी जरूरत होगी, चलिए एक बार इसको हम आगे देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा फिर आपको जब सामने लिखा होगा। जनन ग्रंथि की बात करेंगे, ओवरी को अंडाशय कहा जाता है। इसमें दो हार्मोन्स का यूज होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन। ये फीमेल कैरेक्टर को डिसाइड करता है, एस्ट्रोजन ब्यूटी को मेंटेन बनाए रखता है, और अंडे का जो विभाजन होता है वो भी इसकी वजह से होता है। प्रोजेस्टेरोन जो है वो क्या करता है, गर्भ निर्धारण हेतु, मतलब गर्भ को धारण करने के लिए ये वाले हार्मोन की आवश्यकता होती है। फिर एक है आपका पैराथायराइड ग्रंथि, ठीक है, ये क्या होता है, थाइमस ग्रंथि के पास में ही दो जोड़ी ऐसे पॉइंट में, एक तरीके समझ लो दो पेयर में एक ग्रंथि और पाई जाती है, इसको पैराथायराइड कहते हैं। थायराइड के पास है इसलिए इसको पैराथायराइड कह देते हैं। इनका काम पूछा जाता है, ये कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस जो है उसको नियंत्रित करता है, इस बात को याद रखेंगे। पैराथायराइड ग्रंथि शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। वही 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण में 9.3 कैलोरी ऊर्जा निकलती है 1 ग्राम वसा में, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपको बताया था, ये कार्पस ल्यूटियम का श्रावण उससे होता है, इससे होता है, याद रखेंगे। पटेला पैर में पाई जाने वाली अस्थि है। पक्षियों का उत्सर्जी अंग, जो उत्सर्जी पदार्थ है वो यूरिक अम्ल होता है। वो टॉयलेट जो है या फिर एक तरीके से जो उत्सर्जन करते हैं वो यूरिक अम्ल के रूप में करते हैं, वहीं जल वाले किसके, अमोनिया के रूप में करते हैं। अंतःस्रावी देखिए, अब यहाँ अंतःस्रावी ग्रंथियां उनको कहा जाता है जो अपने हार्मोन सीधे रक्त धारा में छोड़ देती हैं, मतलब सीधे रक्त धारा में छोड़ देंगे तो ये सीधी सी बात है, इनमें इनको नली की जरूरत नहीं हो क्योंकि इन्होंने सीधा रक्त में छोड़ दिया, तो ये नलिका विहीन हो गई। बहिःस्रावी जो होती हैं, जो अपना प्रमुख उत्पाद किसी नलिका द्वारा अपने गंतव्य स्थान पर ही छोड़ती हैं, ठीक है, तो उसको बहिःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप अब आगे आइए, अभी इसको और डिटेल में पढ़ लेंगे। अंतःस्रावी यकृत, ठीक है, दायां छोटा होता है, बायां थोड़ा सा बड़ा, बा से बड़ा, ठीक है, बा से बायां, बा से बड़ा, इसको ऐसे याद रखिएगा। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये ग्रंथि इसलिए इसको बोल दिया क्योंकि यह कुछ हार्मोन्स को रिलीज करती है। ग्रंथि इस बोल देते हैं जब कुछ ना कुछ कोई भी चीज का श्रावण होता है तो उसको ग्रंथि बोल देते हैं। तो हमारे यहाँ पे ग्रंथि 3 टाइप की हैं, बहिःस्रावी, एक्सोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड, मतलब बहिःस्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित। तो हम एक एक पढ़ लेते हैं। एक्सो का मतलब ही आपको भी बताया था, बहिःस्रावी ग्रंथियां, इनमें नली जो होती है, ग्रंथि नली से जुड़ी होती है और केवल उसी जगह उसको रिलीज करेगी हार्मोन को जहां जिसकी जरूरत होगी। जैसे आप देखते हैं ये मुख्यतः एंजाइम का वो करती हैं, श्रावण करती हैं, ठीक है, जैसे लार ग्रंथियां, दुग्ध ग्रंथियां, पसीना, यकृत, अश्रु ग्रंथियां। अब जैसे मान लीजिए आपकी लार है तो मुंह में ही ये निकलेगा, अश्रु है आंख से ही निकलेगा, तो इनमें नलियां पड़ी हुई हैं एक तरीके से, ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखेंगे। ये हम पढ़ चुके हैं, पित्त में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। फिर 1.5 से 2 किलो का यकृत होता है, वही उसी को डिटेल मतलब यकृत को पढ़ रहे हैं। विटामिन और ए और डी संचित रहता है। ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। यहाँ पे अमोनिया को यूरिया में बदलता है यकृत, ठीक है। फिर है ये शरीर के विषाक्त पदार्थों को अविषाक्त बनाता है। एक बार ये कौन सा आता है, कौन सा शरीर का अंग है जो विषाक्त पदार्थों को अविषाक्त बनाता है। भोजन के उपापचय में भी ये भाग लेता है। यकृत से एक ग्लोबिन प्रोटीन आपको मैंने बताई थी, ग्लोबिन प्रोटीन का निर्माण होता है। हिपेरिन नामक पदार्थ का निर्माण भी होता है। हिपेरिन क्या होता है, ये रक्त को जमने नहीं देता है, मतलब अगर ये नहीं होगा तो रक्त फिर जमेगा ही नहीं, तो इसकी वजह से ये रक्त जमता है। यकृत प्रोथाम्बिन प्रोटीन का भी निर्माण करता है। प्रोथाम्बिन प्रोटीन आपको बताया था जब ब्लड क्लॉटिंग में इसकी हेल्प होती है, मतलब रक्त का थक्का बनने में इनका योगदान होता है, पिछली क्लास में बताया था आपको, ठीक है। उसके साथ ही साथ ये यकृत क्या करता है, प्लाज्मा प्रोटीन का भी निर्माण करता है, ये अलग से याद करेंगे। भ्रूणीय जो अवस्था होती है उसमें रक्त का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। आरबीसी के मरने के बाद उनका अपघटन बिलरुबिन और बिल गार्डन जो होता है वो यही होता है, जो पित्तरस में एकत्रित होकर ग्रहणी में मिलकर मल द्वारा निकल जाते हैं, ठीक है। सीधा सा जो लिखा हुआ है बस उतना ही हमें पढ़ना है।
उत्सर्जी अंग में हम देखेंगे, उत्सर्जी का अंग का मतलब है एक्सक्रेटरी सिस्टम में हम देखेंगे कि उत्सर्जन, जैसे त्वचा से श्वेत ग्रंथियों का उत्सर्जन होता है, मतलब श्वेत का उत्सर्जन। फेफड़ा जो है किसका उत्सर्जन करता है, आप कार्बन डाइऑक्साइड, मसाले, लहसुन, इस टाइप की जो चीजें आप खाते हैं, अल्कोहल, ये सब यही इसका ही काम होता है। यकृत क्या उत्सर्जन करता है, बिलरूबिन और बिलगार्डिन जैसे आरबीसी रहित इनको पदार्थों को, ठीक है। तो मुख्य उत्सर्जी अंग आपका वृक्क है, ठीक है, किडनी, याद रखेंगे। किडनी क्या करती है, सबसे पहले आपके रक्त को छानती है और जो खराब ब्लड है उसको अलग कर देती है। सेम के बीच के आकार की होती है, 140 ग्राम की होती है, ठीक है। देखो ये है वृक्क, हमने बनाया है किडनी, ठीक है। किडनी के पास में ही फिर ये सब आपका यूरिनरी ब्लैडर और उरेथ्रा। तो हम केवल इस पे आते हैं, किडनी। ये आप देख रहे हैं, ये आपका किडनी है। ये उत्सर्जी अंग कैसे है, सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग क्यों, क्योंकि ब्लड का ये हर वक्त उत्सर्जन करता रहता है, अच्छा ब्लड, बुरा ब्लड और खराब ब्लड, इनका अलग अलग करता रहता है और उनको निकालता रहता है। सबसे पहले यहाँ पे जो इकाइयां हैं, मतलब वृक्क के अंदर जो सारे काम करता है वो कौन करता है, नेफ्रॉन करता है, ठीक है। लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, नलिका युक्त संरचना होती है, ठीक है, इस बात को याद रखें। तो वृक्क की संरचनात्मक इकाई अगर पूछी जाए तो नेफ्रॉन ही होती है, ठीक है। जहां नेफ्रॉन आएगा तो किडनी समझेंगे। ये क्रिया दो चरणों में संपन्न होती है। होता क्या है, पहले में शुद्ध और अशुद्ध दोनों को अवशोषित कर लिया जाता है। किडनी क्या करती है, पहले शुद्ध और अशुद्ध दोनों ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेगी। दूसरे चरण में जो अशुद्ध पदार्थ होता है उसको यूरिन के माध्यम से मूत्राशय में एकत्रित कर देती है और जो शुद्ध रक्त होता है उसको अवशोषित रहने देती है और फिर उसको रिटर्न कर देती है, ठीक है। तो वही किडनी की कार्यात्मक इकाई या संरचनात्मक इकाई पूछे, नेफ्रॉन, उनकी संख्या 10 लाख होती है। यूरिन में आपको मैंने बताया था 95% जल, 2 यूरिया, ठीक है, और 3% कार्बनिक अकार्बनिक। यूरोक्रम पदार्थ यही होता है, कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ, जिसकी वजह से हल्का रंग पीला होता है, ठीक है। यूरोक्रोम का निर्माण यकृत में ही होता है, याद रखेंगे, ठीक है। जब हीमोग्लोबिन को तोड़कर निर्माण, जब हीमोग्लोबिन टूट जाता है और उसमें जो रक्त वाला पार्ट निकल जाता है, और तो जो बचता है वो यूरोक्रोम ही बचता है। मनुष्य कैसा प्राणी है, यूरोलिटिक प्राणी है, इसको याद रखेंगे। मूत्र में विटामिन सी पाया जाता है। जो टॉयलेट में जो अजीब सी स्मेल आती है वो कार्बनिक पदार्थों की वजह से आती है, एक बार ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। वो कौन है, आपका अमोनिया है कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। आपकी मात्रा अगर पूछी जाए 1.5 लीटर, ठीक है। पीएच इसका 6 से 7.5 रहता है। वर्क ऑफ किडनी का हम काम देखेंगे। किडनी क्या, वही अभी मैंने आपको बताया, रक्त को छानता है, ठीक है। इसके साथ ही जल की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है, ऑक्सीजन की मान लो कभी कमी हो जाती है ना, तो हमारे पास किडनी में एक इरिथ्रोपोइटिन नामक एक पदार्थ होता है, वो निकालता है। जब ये पदार्थ निकलने लग जाता है तो क्या होता है, शरीर को मैसेज आता है कि आरबीसी की संख्या को और बढ़ा दिया जाए, ठीक है, जिससे O2 वहन हो सके, मतलब ऑक्सीजन को ब्लड ही लेके जाता है पूरे शरीर में, तो वही कह रहा है। तो कभी कभी अगर ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे, किडनी जो है वो भी ऑक्सीजन की कमी होने पर किडनी इरिथ्रोपोइटिन नामक पदार्थ निकालता है, याद रखेंगे। शरीर में अम्ल क्षार संतुलन बनाने में किडनी का महत्वपूर्ण योगदान है। मूत्र अम्लीय होता है और ये क्षारीय होता है, ये मैं भूल जाती हूँ कभी कभी, तो इसके लिए उसको लिखा है। फिर कंकाल तंत्र पढ़ते हैं, स्केलेटन सिस्टम। मानव कंकाल की उत्पत्ति भ्रूण के एक्टोडर्म से हुई है, ठीक है। बाह्य कंकाल होता है और अंतः कंकाल, स्केलेटन और इंडो। तो बाह्य कंकाल की बात में से बाहर जैसे बाल, नाखून, सींग, खुर, पंख, ये आपके किस में आते हैं, एक्सोस्केलेटन में, ठीक है। ये काम क्या करते हैं, एक तो शरीर का ताप संतुलन और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करते हैं। मृत कोशिका से इनका निर्माण होता है, ठीक है। वो कौन से है, भ्रूण के एक्टोडर्म से। अब हम पढ़ते हैं इंडो वाला जो स्केलेटन है, अंतः कंकाल है, इनका निर्माण भी एक्टोडर्म के साथ साथ मेसोडर्म से भी होता है कभी कभी। ये दो प्रकार के होते हैं स्केलेटन सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। एक होता है अस्थि वाला और एक होता है उपास्थि वाला, मतलब बोन और कार्टिलेज, ठीक है। तो हम स्केलेटन सिस्टम दो भागों में पढ़ेंगे, अस्थि और उपास्थि, ठीक है। एक सेकंड रुकिए जरा। तो हम पढ़ रहे थे इनका कार्य क्या होता है, स्केलेटन सिस्टम में कंकाल तंत्र का एक तो ढांचे का रूप देते हैं, ये ढांचे का निर्माण करते हैं, साथ ही साथ शरीर को साधते हैं, ठीक है।
अगर ये ना हो तो फिर हम तो गुब्बारे की तरह हो जाएं। बोन, अस्थि पढ़ लेते हैं। मान लो ये कोई बोन है, ठीक है, इसमें एक ये जो खाली वाली जो है ना, ये एक मनुष्य की विशेषता है कि बोन के अंदर थोड़ा सा स्थान पाया जाता है, जिसकी वजह से इसको हर्वेंशियल नाल कहते हैं। ये मनुष्य के अस्थि की विशेष विशेषता है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। जानवरों में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ऊपर वाला जो है वो आरबीएम रहता है, ये आरबीएम मतलब आरबीएम की संख्या हमारे ज्यादा होती है, एक ब्लड में सबसे ज्यादा, मतलब अस्थि के अंदर जो है ये हम आपका मैरो कैविटी के अंदर मैरो बोन पढ़ रहे हैं। मैरो में सबसे ज्यादा ये आरबीसी दो ऊपर और नीचे बनते हैं और बीच में केवल वाइवियम बनता है, मतलब डब्ल्यूसी बनता है। तो एक हड्डी के अंदर जो बोन मैरो होता है वहीं पे ब्लड का निर्माण दो स्तर पे होता है और एक स्तर पे आपका ये डब्ल्यूबीसी का होता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, अस्थि के निर्माण में किस किस की एक प्रोटीन होता है 38% ओसिन प्रोटीन, और बाकी कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट मिलकर हड्डी का निर्माण करते हैं। अस्थि आपको पता है वयस्कों में 206 और बच्चों में 300 प्लस माना जाता है। बोन सेल को ऑस्टियोब्लास्ट भी कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी में होता है हड्डियों का अध्ययन। बोन का जो मैट्रिक्स होता है, मतलब बोन में एक पदार्थ पाया जाता है, वो उसमें एक ओसिन कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है। वो जो कोलेजन प्रोटीन है वो एक्चुअली ओसिन प्रोटीन है, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ये इसी का ही एक रूप है। हम पढ़ लेते हैं हड्डी। खोपड़ी की बात कर लें तो 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भागों से तो हमारा 8 अस्थियों से हमारा क्रेनियम बना हुआ है जो मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है। ब्रेन हमारा जो किस कपाल के अंदर जो है, मतलब कपाल के अंदर ब्रेन है, वो 8 अस्थियों से मिलकर बना है, ठीक है। कुल अस्थि कितनी है, 29 है। कैसे, क्रेनियम 8 हो गई है, चेहरे की अभी 14, ठीक है, कान की 6 और हाइट एक अलग से मतलब होती है, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं। सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज होती है कान की, और सबसे बड़ी आपको पता है फीमर होती है। इसको देखते हैं पसलियां, पसलियों की बात कर लेते हैं। ये आपकी पसलियां हैं, पसलियां जो होती हैं 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, मतलब 12 इधर 12 इधर, टोटल पसलियों की बात होगी तो 24। और ये जो है, ये जो बीच की है जिनसे ये जुड़ी रहती हैं, इसको स्टर्नम कहते हैं। याद रखेंगे स्पाइनल कोड जो है उसमें नर्व सेल में 31 पेयर और ब्रेन की नर्व सेल में 12 जोड़ी। ये अलग से याद रखना है। स्पाइनल कोड में अगर नर्व सेल्स पूछी जाएंगी, इस वाले स्पाइनल कोड में अगर नर्व सेल की संख्या 31 होगी, वहीं ब्रेन वाले में एग्जैक्टली ब्रेन है तो केवल 12 होंगी। जब पूरे स्पाइनल कोड की बात करेगा तो इन संख्या जो है 31 पेयर हो जाएगा, ठीक है। बच्चों में ये जो पसलियां होती हैं 33 होती हैं, जो बाद में 26 बन जाती हैं वयस्कों के रूप में। ये डायफ्राम होता है जहां पे ये पसलियां खत्म हो जाती हैं, ठीक है, मतलब फेफड़ा, पूरा फेफड़ा कहा जाता है, तो ये पसलियां होती हैं। तो ये इसको एक तरीके से संरचना दिए हुए है। तो डायफ्राम ब्रीदिंग में हेल्प करता है, जैसे ब्रीद लिया तो अंदर और छोड़ा तो बाहर, इस तरीके से। अब हम पढ़ते हैं स्पाइनल कोड की बात करते हैं। मेरुरज्जु जिससे कहते हैं, बच्चों में 33 होती है, बाद में ये 26 में चेंज हो जाती हैं। इसकी एक अस्थि को वर्टेब्रे कहते हैं, मतलब कशेरुक कहते हैं। अब देखते हैं वर्टेब्रे क्या होता है। मान लो ये पूरी हो गई, दिमाग से लेके पीछे शरीर जो गर्दन की तरफ से लेके लास्ट तक आपका कमर तक। तो ये जो होते हैं, ठीक है, ये बड़े बड़े वाले पार्ट हैं, ये वर्टेब्रे हैं, कशेरुक हैं। और जो बीच वाला जो होता है पतली पतली, वो आप फोटो देख लेंगे सर्च करके तो आपको दिखेगा। ये जो पतली पतली होती है वो डिस्क होती हैं। ये जो होती हैं, ये सबसे बड़ी जो आपका पूछा जाए वर्टिब्रे कौन है तो एटलस है, जिसपे आप मुंडी घुमाते हैं, ठीक है, इधर देखते हैं उधर देखते हैं, तो आपका एटलस है, तो जिस पर सर घूमता है, ठीक है। इसी में एक पदार्थ भरा रहता है सेरिब्रो स्पाइनल द्रव, ठीक है, इसी से सूचनाएं मस्तिष्क तक पूरे शरीर में पहुंचती हैं, इसको याद रखेंगे। ये जो डिस्क होता है ये कार्टिलेज का बना होता है, मजबूत होता है सबसे, ठीक है, लचीला होता है, इनकी वजह से ही आप झुक पाते हैं। फिर आपको मैंने बताया था हड्डी अस्थियों को अस्थियों से जो जोड़ता है वो आपका लिगामेंट है। हाथ की हड्डियों की बात करते हैं, पूछ लेता है हाथ में और पैर में पसलियां कितनी होती है, इसको हम डायग्राम से समझेंगे। अच्छा पहले ये देख लो, हाथ की अस्थियां टोटल 60 और सेम 60 होती हैं पैर में। ह्यूमरस होती है, रेडियस होती है, अल्ना होती है, कार्पल्स, मेटाकार्पा और फ्लैंगस।
वहीं पैर में फीमर, पटेला, टीबिया, फिबुला, टॉर्सल्स, मेटाटॉर्सल्स, हाथ में कार्पल्स होते हैं, यहाँ टॉर्सल्स होते हैं, ठीक है, और फ्लेंगस। मेखला जो होता है, देखिए एक ये याद रखेंगे, एक पेक्टोरल आपका पूछा जाता है, पेक्टोरल गार्डलेस जो पूछा जाता है, तो एक पेक्टोरल और एक पेल्विक। तो याद रखना, पेक्टोरल जब होता होगा तो ये ह्यूमरस को कंधे से जोड़ता है, मतलब ये आपका कंधा हो गया, तो ये आपकी जो हड्डी है जो आपके कंधे को और इस वाले हाथ को जोड़ रही है, तो वो आपका पेक्टोरल होता है। सेम यही फीमर अस्थि को जो कूल्हे से जोड़ता है, जब ये आपका पैर होगा और ये आपका कूल्हा होगा, तो कूल्हे से ये वाली जो अस्थि जोड़ती है ये आपकी पेल्विक होती है। तो यही पूछा जाता है पेक्टोरल किसको किसको जोड़ता है। दांत का इनेमल जो होता है शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, वहीं सबसे मजबूत का भाग पूछा जाए तो जबड़ा होता है। अब एक बार हम देख लेते हैं, वो हड्डियों की बात की थी, मान लो ये हाथ हो गया हमारा पूरा, देखो मैंने बताया था कंधे को जोड़ रहा है, तो ये पेक्टोरल हो गया। यहाँ पे एक बड़ी हड्डी रहती है जिसको ह्यूमरस कहते हैं, और फिर दो हड्डियों में बढ़ जाता है जिसको अल्ना और रेडियस कहते हैं। ये आपका जो है ये कार्पल्स है, और फिर ये छोटे छोटे हड्डियों में बटा हुआ है, ये आपका मेटाकार्पल्स है, और फिर ये और जो है वो फ्लेंगस है जो छोटे छोटे और टुकड़ों में टूटा हुआ है। सेम हाथ की अस्थि आप देखेंगे तो ये फ्लैंक्स हो गए, ठीक है, ये मेटाकार्प टॉर्सल्स हो गए, और ये टॉर्सल्स हो गए जहां ये जुड़ता है। यहाँ पे दो हड्डियां हैं सेम, टीबिया और फिबुला, और फीमर एक, ठीक है, बड़ी हड्डी है। और आप देखेंगे पेल्विक जो है इसको कूल्हे से इसको जोड़ रही है, थाई को, कूल्हे को थाई से जोड़ रही है पेल्विक। इक्की फिर हम देखते हैं उपास्थि कार्टिलेज की बात करें, ये अस्थियों के निर्माण की प्रक्रिया को ओसिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। कार्टिलेज बोन, ये जो कार्टिलेज होते हैं उपास्थि होते हैं वो हड्डियों के जैसे नहीं होते हैं, कठोर नहीं होते हैं, कठोर होने के बजाय मजबूत होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट नहीं पाए जाते हैं। ये कठोर नहीं होते, मजबूत होते हैं, मतलब ये इधर मुड़ सकते हैं, इनको जैसे कान पकड़ लो, इधर कर लो उधर कर लो, है ना, तो लचीले होते हैं, ठीक है। ये इनमें कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन की वजह से ये इतने मजबूत या लचीले होते हैं। जैसे आपका पिन्ना हो गया, नाक हो गया, श्वास नली हो गई, डिस्क हो गई, ये सब क्या है आपके, इसके उदाहरण है उपास्थि के। कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन की वजह से मजबूत और लचीले, अभी आपको मैंने बताया था। कंडरा जो होता है वो अस्थि को पेशी से जोड़ता है, वहीं उपास्थि क्या करते हैं, आपको मैंने बताया लचीली होते हैं। उपास्थियों का अध्ययन कॉन्ड्रोम्यूकोलॉजी कहलाता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, अस्थि के निर्माण में आवश्यक तत्व पूछे जाएंगे तो विटामिन डी और कैल्शियम का बहुत बड़ा योगदान है, सबसे ज्यादा इन्हीं का। कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग, बच्चों में रिकेट्स हो जाता है और बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, जिसको अस्थि भंगुरता भी कहते हैं। इसके लिए एक टेस्ट होता है बीएमडी टेस्ट, ठीक है, बोन मैरो करके कुछ होता है। गठिया रोग जो है गांठ कब हो जाता है, जब गांठों में यूरिक अम्ल का जमाव हो जाता है, तो इससे स्टेरॉइड युक्त दवा दी जाती है इसमें। तो गठिया रोग हो जाए तो यूरिक अम्ल का जमाव की वजह से गठिया रोग होता है, और इसमें कौन सी दवा दी जाती है, स्टेरॉइड युक्त। ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से एनीमिया हो जाता है, क्योंकि हड्डियों में फिर ब्लड नहीं बनता है, और ये किसकी कमी से, B12 की कमी से। पौधों हेतु अनिवार्य पोषक तत्व 17 है। हाइड्रोजन एकमात्र है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ब्रोमीन लाल रंग वाली तीक्ष्ण गंध वाला विषाक्त द्रव्य, याद रखेंगे ब्रोमीन विषाक्त है और तीक्ष्ण गंध वाला है रेड कलर का। फिर हम पढ़ते हैं ब्लड, इसका पीएच 7.4 होता है, तरल संयोजी यूतक होता है, गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है लेकिन जल से भारी होता है। पीएच आपको पता है, ये क्षारी होता है, अपारदर्शी होता है, इसे इधर उधर देख नहीं सकते। कहाँ बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है। जब भ्रूणी अवस्था होती है तो ये आपके यकृत और प्लीहा में बनता है। स्वस्थ शरीर में कम से कम 7 से 8% रक्त होना चाहिए, या फिर 5 से 6 लीटर तक। रक्त के निर्माण के लिए किन किन की आवश्यकता होती है, प्रोटीन, आयरन, विटामिन सी 12 और 9, है ना, ये ब्लड के लिए इंपॉर्टेंट विटामिन थे। इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। कैल्शियम की आवश्यकता इसमें जरूर होती है। ब्लड जो है में दो पार्ट होते हैं, एक तो प्लाज्मा होता है, 55% भाग प्लाज्मा का ही होता है, जो हल्के पीले कलर का होता है, एक तरीके से एंटीजन है। और बाकी का जो 45% होता है, जो आरबीसी और ये सब बात करते हैं, ये केवल 45% है ब्लड का। 55% है प्लाज्मा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आरबीसी ब्लड, अगर रक्त कणिकाओं की बात करेंगे तो ये इनको हम 3 भागों में बांट के देखते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जिनको हम प्लेट्स इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। आरबीसी देख लेते हैं, रेड ब्लड कार्पल्स जिसको कहते हैं, रक्त का 90 से 99% इसी का बना होता है, ठीक है।
हीमोग्लोबिन इसमें प्रोटीन पाई जाती है जिसमें हीम एक वर्णक होता है, ठीक है, और इसमें ग्लोबिन प्रोटीन होती है, जो ग्लोबिन प्रोटीन का निर्माण यकृत में होता है। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन का वहन करते हैं। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। आरबीसी को जो सेल होती हैं वो एक तरीके से केंद्रक उनमें नहीं पाया जाता, प्रोकैरियोटिक टाइप की होती हैं। लेकिन एकमात्र ऊंट और लामा है, ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये एक ऐसे जीव हैं जिनके आरबीसी में भी केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। आरबीसी का वर्क जो होता है, हीमोग्लोबिन का कार्य जो होता है गैसीय परिवहन करना, जैसे ऑक्सीजन। जब हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती है, जब इसको वापस ले जाती है तो इसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। 120 दिन तक इनका जीवन काल होता है। ये दोनों ही अस्थायी यौगिक हैं, बनते और बिगड़ते रहते हैं। ऑक्सो हीमोग्लोबिन शरीर के प्रत्येक सेल को ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है। वहीं जो माइटोकॉन्ड्रिया में वहीं ऑक्सीजन जीव फिर और क्या करता है, तथा ऑक्सीजन जो क्या करता है, ऑक्सीजन जैसे उपलब्ध कराया, ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और ग्लूकोज को जलाता है और वहीं एटीपी एक एटीपी अणु का निर्माण करता है और वापस CO2 के रूप में जब ये वापस आता है तो CO2 के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। शरीर मात्र O2 21% O2 को ग्रहण करता है। WBC की बात करें, ल्यूकोसाइड जिसको कहते हैं, इनका जीवन काल 2 से 3 दिन का होता है। इसलिए एक टाइप के एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं। हमें एंटीबॉडीज का निर्माण शरीर में होने का मतलब है कि हमारे शरीर को रोगों से प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो रही है। जब वो डेवलप हो रही होती है क्षमता, वही एंटीबॉडीज का निर्माण होता है, ठीक है। 2 प्रकार की होती है WBC, कणिकामय और कणिका विहीन। जो कणिकामय होंगी वो रवेदार कण होंगे उसमें, और विहीन होंगी तो सीधी सी बात है चिकनी होंगी, जब उसमें कण नहीं होंगे। कणिकामय की बात करें तो हम इनको 3 तरह से पढ़ते हैं, वेसोफिल, इयोसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। वेसोफिल की बात करें, यह प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। जैसे एलर्जी जब आपको हो जाती है तो वेसोफिल की वजह से होती है, संख्या में सबसे कम होते हैं, आपको बस इतना याद रखना है। और उसके बाद इयोसिनोफिल्स जो होते हैं, संवेदनशीलता दिखाता है। जैसे स्नोफिलिया जिसको बार बार हो रहा है, एकदम जुकाम हो जाता है ना, तो इयोसिनोफिल्स की वजह से होता है। न्यूट्रोफिल्स ये एंटीबॉडीज बनाते हैं, सर्वाधिक संख्या में होते हैं। इसमें केवल पूछता है कौन सर्वाधिक संख्या में, सबसे कम है, कौन संवेदनशीलता को दिखाता है और कौन प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होता है। वहीं कणिका विहीन 2 प्रकार के, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट जो होते हैं ये एंटीबॉडीज बनाते हैं। ये दोनों जो कणिका विहीन वाले हैं ये एंटीबॉडीज ही बनाते हैं। लिम्फोसाइट चूंकि बड़ा, ये आकार में सबसे छोटी होती है और ये आकार में सबसे बड़ी होती है, इसको इसमें ये पूछता है। प्लेटलेट्स की बात करें, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं इसको, मनुष्य के रक्त की विशेषता है प्लेटलेट्स। प्रति घन mm में 3 लाख पाई जाती हैं। इनका कार्य क्या होता है, थक्का बनाने में हेल्प, हम इसको पढ़े थे। प्लेटलेट्स टूटती हैं वायु ऑक्सीजन के संपर्क में आके और ब्लड का सर्कुलेशन में मदद करती हैं। आपको मैंने ये बताया था, है ना, प्रोथाम्बिन कैसे होता है, इसको आप पढ़ लेंगे। पिछली क्लास में मैंने बताया था, जब डेंगू हो जाता है तो प्लेटलेट्स बहुत तेजी से घटने लग जाते हैं। ब्लड ग्रुप की बात कर लेंगे। कार्ल स्टीनर जो थे उनमें सर्वप्रथम प्लाज्मा WBC और इनका अध्ययन किया था, ठीक है। उन्होंने बताया था कि प्रोटीन लाइकोप्रोटीन की खोज की थी और बताया था कि A और B एंटीजन होते हैं। हमें जो पढ़ना है हम उस पे आते हैं। ये लैंड स्टीनर ने ही बाद में एक रीसस बंदर की प्रजाति में एक और एंटीजन खोजा और ये बात जानी, रीसस बंदर में उन्होंने एक और एंटीजन, वहां पे एक एंटीजन खोजा था, ठीक है, जो कि एक प्रकार का प्रोटीन था। तो एंटीजन पूछा जाए क्या है, तो ये एक प्रकार के प्रोटीन है और उस एंटीजन को RH नाम दिया गया था। तो याद रखें, ये पूछता है RH जो है वो क्या है, एक तरीके से रीसस बंदर की प्रजाति में एक एंटीजन पाया था उसी के आधार पर। तो जिनमें ये होता है वो नेगेटिव होते हैं, जिनमें नहीं होता ये वो नेगेटिव हो जाते हैं, और जिनमें होता है वो पॉजिटिव होते हैं। जैसे RH नेगेटिव, RH पॉजिटिव। जो प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल क्या है कि उसमें RH वाला जो है एंटीजन वो नहीं पाया जाता है। तो रक्त जब चढ़ाया जाता है तो 3 चीजें ध्यान दी जाती है, एंटीजन, एंटीबॉडी और ये RH कारक, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए A है, ये इसको ऐसे देखिए, ये ऐसे RH है और इसमें AB है। अब जिसके पास RH है उसे तो RH चाहिए ही चाहिए, तो वो निगेटिव वाला नहीं, जिसके पास नहीं है वो नहीं डाल सकता।
कुल यहाँ कहने का मतलब है भाई जिसके पास नहीं है और जिसके पास है, जिसके पास नहीं है उसको नहीं चाहिए है, मतलब इधर आइए आपको समझ में आएगा। आरएस पॉजिटिव वाला जो है जिसके पास है उसके पास तो है, सेम वैसा ही ब्लड चढ़ेगा। जिसके पास है और जिसके पास है वो सेम रहेगा, और इसको निगेटिव वाला, मतलब मान लीजिए जिसके पास आरएच निगेटिव वाला जो व्यक्ति है वो पॉजिटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता, ठीक है। निगेटिव वाला अगर है, अगर जिसके पास नहीं है तो पॉजिटिव दे सकता है, नहीं है तो नहीं वाला भी दे सकता है। यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब क्या है, बस हमें इतना पता है प्लस प्लस दे सकता है, जिसमें पहले से है तो पहले वाला तो दे ही सकता है, जिसमें पहले से नहीं है तो पहले वाला दे सकता है, जिसमें पहले से नहीं है तो पहले सेम ब्लड वाला भी दे सकता है। लेकिन जिसमें पहले से है और जिसमें पहले से नहीं है वो व्यक्ति ब्लड नहीं दे सकता है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। नहीं है, नहीं है और जिसके में है वो तो दे सकता है, लेकिन जिसके में है और जिसके में नहीं है वो नहीं दे सकता है, यही फंसा देता है बस, ठीक है। जब भी इस टाइप की चीजें होंगी तो होगा क्या, ऐसी स्थिति में आरएच जो है दूसरी बार में ये क्या करेगा, क्लॉटिंग कर देगा। क्लॉटिंग जैसे ही कर देगा फिर ब्लड में पूरे शरीर में थक्के बन जाएंगे। इसमें पूछता है किसमें एंटीबॉडीज होती है, किसमें एंटीबॉडीज नहीं होती, तो एवी जो है वो नो एंटीबॉडीज वाला है, ओ को नो एंटीजन कहते हैं, बस इसमें यही दो ब्लड में पूछता है। हार्मोन्स की बात करेंगे। हार्मोन्स एक तरीके कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये प्रोटीन के या कभी कभी स्टेरॉइड या वसा, स्टेरॉइड एक प्रकार की वसा होती है उसके बने होते हैं, ठीक है। हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, वही स्रावी वाले एंजाइम याद रखेंगे। जैसे ये नलिका विहीन होते हैं, मतलब पूरे ब्लड में फैले रहते हैं, जैसे मान लो फ्यूज ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस, ये ब्रक, ये सब ब्लड के माध्यम से जाते हैं। ये नलिका में होते हैं, ये एंजाइम का श्रावण करते हैं, अश्रु, स्वेद और ये सब, ठीक है। मिश्रित ग्रंथि क्या होता है, जो कभी कभी एंजाइम या कभी कभी हार्मोन या फिर दोनों का ही, दोनों को ही निकालती है। जैसे आपका अग्नाशय है जो एंजाइम के साथ साथ ये क्या निकालता है, हार्मोन्स भी निकालता है। इंसुलिन किसका बना होता है, पेप्टाइड का बना होता है, याद रखेंगे। हार्मोन्स, इसकी अधिकता या कमी, अगर हार्मोन्स की अधिकता होगी या कमी होगी तो दोनों की वजह से रोग होते हैं, इस बात को याद रखेंगे। हार्मोन्स वृद्धि, विकास, मतलब शरीर में जितने भी लक्षण हैं वो एक तरीके से हार्मोन्स उनके लिए जिम्मेदार हैं, इसको आप देख लेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, प्यूस ग्रंथि। हमारे कपाल जो होता है उसमें एक अस्थि होती है स्फेनॉइड, उस अस्थि में ये मटर के दाने के समान होता है, इसे मास्टर ग्रंथि, सबसे एक तरीके से देखा जाए जो छोटी है, ये सबसे छोटी है और इसी को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मतलब सारे काम इसी पे होता है। अब देखिए कौन कौन से हार्मोन रिलीज कर रहा है। एसटीएच हार्मोन, सोमैटोट्रोफिक हार्मोन, जिसकी वजह से लोग खली जैसे बन जाते हैं, मतलब ग्रोथ हार्मोन जिसको कहते हैं, इसको ये हड्डियों पे क्रियाशील होता है। बच्चों में जब इसकी अधिकता हो जाती है तो क्या हो जाता है, भीम कायता हो जाती है, या फिर इसकी कमी हो जाती है तो बोनापन आ जाता है, ड्वार्फियस। प्रौढ़ावस्था में क्या होता है, साइमन डेग रोग हो जाता है, इसकी कमी से व्यक्ति समय से पहले ही बूढ़ा होने, जैसे आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन वाली जो मूवी थी, ठीक है। एक हार्मोन निकालता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, दुग्ध ग्रंथियों के विकास हेतु ये उत्तरदायी है, ठीक है। जो आपके दुग्ध ग्रंथियां होती हैं उनको डेवलप करने में इनका यूज होता है। फिर ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है, इसको वर्थ हार्मोन कहते हैं। लेबर पेन जो होता है उस प्रेगनेंसी के दौरान वो इसकी वजह से होता है, दुनिया में सबसे ज्यादा दुरुपयोग इसी का किया जाता है। दुग्ध श्रावण को ये प्रेरित करता है, याद रखिएगा दो चीजें हैं, ये क्या करता है उन ग्रंथियों के विकास में सहायक है, और ये क्या करता है जिसकी वजह से जो दुग्ध है उसका श्राव इसकी वजह से होता है प्रेग्नेंट महिलाओं में, ठीक है। इसको मिल्क इंजेक्शन के रूप में भी जाना जाता है। फिर गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स एक रिलीज होता है जिसको जीटीएच कहते हैं, ये एक तरीके से जनन ग्रंथियों वाला हार्मोन्स है जिसकी वजह से मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है मेल में टेस्टिस पाए जाते हैं जिनसे टेस्टोस्टेरोन निकलता है, फीमेल में ओवरी होती है जो प्रोजेस्टेरॉन और स्टेरॉन टाइप के हार्मोन्स रिलीज करती है। वेसोप्रेसिन हम इसमें पहले ही बात कर चुके थे, वेसोप्रोसिन में ये पानी कितना रहना और कैल्शियम इन सब चीजों को देखता है। एक होती है थायराइड ग्रंथि, ठीक है। थायराइड ग्रंथि जो होती है वो आपको पता है, थायराइड ग्रंथि में ही दो जोड़ी एक पैराथायराइड ग्रंथि भी पाई जाती है, मतलब ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, वही पैराथायराइड ग्रंथि से पीटीएच हार्मोन निकलता है, मतलब इसमें दो ग्रंथियां पड़ रही हैं, एक तो ये जो बड़ी वाली है ये थायराइड ग्रंथि हो गया, और ये जो है इसी में एक और दो जोड़ी छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं, इसको पैराथायराइड कहते हैं।
थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, इससे पीटीएच हार्मोन निकलता है। थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइसिन जो होता है हार्मोन आप देख रहे हैं, इसमें 65% आयोडीन होता है जिसका रंग गुलाबी होता है और प्रोटीन की मात्रा 35 होती है। थायरोक्सिन करता क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का पेस मेकर इसे कहते हैं। उसके बाद बच्चों में इसकी कमी से क्रिटिनिस नामक बीमारी हो जाती है, मानसिक रूप से वो पागल से हो जाते हैं, उनका मानसिक विकास रुक जाता है। इसकी अधिकता से एक ग्रेव्स रोग हो जाता है, गर्दन सूज जाती है, ठीक है। और इसके साथ ही एक्सोथैल्मिक भी, आंखों की पुतलियां जब प्रभावित होती हैं, एक्सोथैल्मिस भी हो जाता है। थाइमस ग्रंथि हृदय के पास होती है, याद रखेंगे। ये बच्चों में ज्यादा क्रियाशील और बड़ों में कम क्रियाशील होते हैं। बड़ों में कम क्रियाशील और छोटे 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 आकार, मतलब ये धीरे धीरे खत्म होती जाती है, जैसे जैसे हम वृद्ध होते हैं ये ग्रंथि खत्म हो जाती है। इसमें 3 प्रकार के हार्मोन निकले, थाइमन फर्स्ट, थाइमन सेकंड और थाइमोसिन। ये तीनों को ही मिक्स रूप से टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि। एक ये एड्रिनल ग्लैंड इस तरह का होता है, इसमें ऊपर एक संरचना पाई जाती है जिसको कॉर्टेक्स कहते हैं, टोपी समान संरचना होती है। ये 24 हार्मोन निकालता है अकेले, ठीक है। कॉर्टेक्स और मेडुला 2 हार्मोन निकालता है, कॉर्टेक्स और मेडुला, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये इनका महत्वपूर्ण हार्मोन एड्रिनल हार्मोन है, जो आपदाओं के प्रति संवेदनशील बनाता है। जैसे इसको उड़ो और लड़ो भी हार्मोन कहते हैं। जैसे अचानक से कुछ होता है तो हम जो रिएक्शन करते हैं वो इसी की वजह से करते हैं, एड्रिनल ग्लैंड की वजह से। यह लैंगिक लक्षण के लिए भी जिम्मेदार है, ठीक है। एड्रिनल ग्रिलिज्म टाइप का एक रोग होता है महिलाओं में। इसमें क्या होता है, महिलाएं, इसकी जब अधिकता हो जाती है तो महिलाओं में दाढ़ी, थोड़े समय में दाढ़ी मूछें भी निकलने लग जाती हैं बड़ी मात्रा में। उसके बाद हम जो जनन ग्रंथि हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे। एक क्लास में अब लगभग साइंस आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। जनन ग्रंथि और बाकी को जो चीजें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे। बाकी जुड़ने के लिए थैंक यू। और करंट अफेयर जो कराया जा रहा है, जनवरी आपको दे दिया गया है, धीरे धीरे आपको करंट अफेयर दिया जाएगा, ठीक है। उसको रिवीजन करते रहेंगे, पीडीएफ से पढ़ेंगे, और जब लगेगा कि कोई क्वेश्चन याद नहीं है तो वो वहां के जाके एक बार रिवीजन कर लेंगे यूट्यूब से, ठीक है। चलिए क्लास यहीं खत्म करते हैं।